हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं दोस्तों आपके अपने चैनल पे। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड जॉइन द सेशन। फटाफट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ओमी, गुड मॉर्निंग अंकित पाठक, रोशनी दीक्षित, नुसरत, प्राची, एलिजाबेथ, अर्श, दीपशिखा, अहमद एसके, कुमारी पूजा, आप सबका स्वागत है। मोनू परिहार, आप सबका स्वागत है। विनोद मीना, मज़ा आ गया देख के चलिए एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड जॉइन द सेशन। सारे लोग आ सकें यार, हमारे सेशन में जुड़ सकें, ठीक है। सो आज हम बात करते हैं दोस्तों 3 नवंबर के करंट अफेयर की। ये करंट अफेयर मैंने आपको बताया जैसे कि द हिंदू, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, सभी से होता है। बाकी हम जल्दी ना एक प्रोविज़न में बनाने वाला हूँ यार, ठीक है। देखते हैं या तो पीआईबी वगैरह का ऐसे अलग अलग करके, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है पीआईबी में न्यूज़ ही नहीं आती, तो फिर उसमें हम शो बना नहीं सकते उसको अलग से। चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। यूपीएससी सीएससी के लिए जो आपका आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं दोस्तों, उनके लिए ये करंट अफेयर जो है बेस्ट है। आपको मैं बता दूं, इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता यहाँ से नहीं पड़ेगी। दैट्स माई गारंटी टू यू। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपको, तो यहाँ पे हम द हिंदू आपका जो है न्यूज़पेपर, या आप मान के चलो आपका इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपी राइट्स, ठीक है। आईपी राइट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, देखो द हिंदू के अंदर में न्यूज़ आई हुई है, इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, it will tightening the screw on the producing and supplying the generic medicines from the India, says Doctor Without the Border। तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर बेसिकली इट्स एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये क्या न्यूज़ है सारी की सारी मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। आपको पता है दोस्तों, भारत को ना हम दुनिया की जो है वो कहते हैं, फार्मेसी कहते हैं इंडिया को। इंडिया इज़ नॉन एज द वर्ल्ड फार्मेसी, पूरी दुनिया की फार्मेसी के रूप में हम जानते हैं, बिकॉज इंडिया प्रोड्यूस बहुत ही हम सस्ती जेनरिक ड्रग्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जेनरिक ड्रग्स क्या होती है मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो दवाइयां हम लेते हैं ना, कई बार आप उस पर देखते हो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम होते हैं, सिप्ला, रेनबेक्सी, ठीक है, ये वो सन फार्मा। तो ये जो दवाइयां होती हैं जिनके ऊपर बड़ी बड़ी ब्रांड होती है, ठीक है, उनके अलावा ये दवाइयाँ क्या होती है, ब्रांडिंग की वजह से महंगी होती हैं। तो एक दूसरा वर्जन होता है जिसके अंदर में ब्रांडिंग नहीं होती, कंपनी का नाम नहीं होता, बड़े बड़े ब्रांडिंग नहीं होती, लेकिन वो दवाइयों में सॉल्ट सेम होता है। दो अलग अलग चीज़ होती है दोस्तों, एक तो नाम, ठीक है, और एक होता है उसका कंपोजिशन। कंपोजिशन जो होता है जिससे वो बनी होती है, ठीक है, और एक होता है उसका नाम। तो जो जेनेरिक दवाइयाँ होती है वो होती तो सेम ही है, बट इनके अंदर में बड़ी बड़ी वो लेबलिंग, ब्रांडिंग वो सब नहीं करते। सॉल्ट सबका क्या होता है, सेम होता है। तो भारत बड़ी मात्रा के अंदर में जेनेरिक ड्रग्स बनाता है। जेनेरिक ड्रग्स का मतलब क्या आता है, बिना ब्रांड की दवाई हम बनाते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ कॉम्पोजिशन सेम होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इसका फ़ायदा होता है दवाइयाँ बाकी दवाइयों के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं, और सस्ती पड़ती हैं तो अफोर्डेबल भी है, ठीक है। और अफोर्डेबल है इसीलिए यार पूरी दुनिया के अंदर में बहुत बड़ा मार्केट है जेनरिक दवाइयों का, बहुत कंट्रीज़ के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इसलिए भारत को हम क्या कहते हैं दोस्तों, दुनिया की फार्मेसी कहते हैं। अभी यूनाइटेड किंगडम, यूके और इंडिया के बीच में एक प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अभी एफटीए है, बहुत सालों से बात चल रही है, लेकिन अभी हम उसको कंक्लूड करने वाले हैं होपफुली। जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा था ना, ईयू के साथ, वो ईयू के साथ भी बहुत लंबे टाइम चल रहा है 2007 से। ऐसे अब हम यूके के साथ में बातचीत है, अब ईयू से अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन से यूके अलग हो गया, और यूके भारत का एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। ऑल्दो भारत का और यूके का ट्रेड हम देखें तो 17 से लेकर 20 बिलियन डॉलर के आसपास है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बट दोनों देशों के बीच में ट्रेड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जब ब्रेग्जिट हुआ था उसके बाद से ही, ठीक है, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, मतलब वो प्रयास करते रहे हैं भारत और जो है यूके के बीच में ट्रेड को क्या किया जाए दोस्तों, बढ़ावा जाए। और ये ट्रेड बढ़ जाएगा अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो ये एफटीए हो जाता है, तो ठीक है, तो दोनों देशों को इससे क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। परंतु मित्रों यार मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कुछ भाग लीक हुआ है, और इस लीक पार्ट के अंदर में यूके ने कहा है कि जो आप अपनी जेनरिक दवाइयाँ बेचते हो ना बिना ब्रांड की, उनके ऊपर आपको स्क्रू कसना पड़ेगा। आप जिस प्रकार से खुलेआम धड़ल्ले से उनको बेच रहे हो ना, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। हमारी जो कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाएंगी, आपको उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, आईपी राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आईपी
उसका क्लॉज डाला हुआ है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्लॉज डाला हुआ है। अब सर इसका नुकसान क्या है? नुकसान यही है दोस्तों, अगर ये हो गया ना तो फिर आप ये मान के चलो जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो महंगी हो जाएंगी, ठीक है। ये दवाइयाँ जो है वो क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। और अगर ये दवाइयाँ महंगी हो गई ना यार दोस्तों, तो अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आज जो दवाई सस्ते में मिल जाती है वो फिर मिलेगी नहीं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, गाँव के लेवल पर आपने देखा नहीं, डॉक्टर जो है वो लाल पीली हरी दवाइयाँ देते हैं आपको, कोई ब्रांड नहीं होता, खुली दवाई, वही दवाइयाँ जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं। और यकीन मानो दोस्तों, भारत के अंदर में ही मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया की तो बात छोड़ दो, बहुत सारे लोग हैं जो जेनेरिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आईपी एक्ट के ऊपर जो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो ये इन्होंने जो स्क्रू कसने की बात कही है, ठीक है, जो उन्होंने लगाम लगाने की बात कही है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव जेनेरिक दवाइयों की कॉस्ट पे आएगा, ठीक है। जेनेरिक दवाइयाँ फिर क्या हो जाएगी दोस्तों? महंगी हो जाएंगी वो और अनअफोर्डेबल हो जाएंगी। तो ऐसी अवस्था के अंदर में ये जो लिखा है, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर जो है, इन्होंने लिखा है कि भारत को इससे बचना चाहिए। इंडिया जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है भाई जेनेरिक दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग करके, और इंडिया को इस क्लोज को कोशिश करनी चाहिए कि इसको ना मानने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इस क्लोज को क्या किया जाए? हटाया जाए। तो ये मुद्दा है दोस्तों, चलिए इस पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, प्लस में इंडिया और यूके के बीच में क्या ट्रेड है, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनके बारे में। सो सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जीएस पेपर 2 से आ गया, बिकॉज इट्स इशू रिलेटिंग टू द हेल्थ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इशू रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इशू जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है। सो जीएस पेपर 2 का भाग है। तो क्या कहा है दोस्तों, जो प्रपोजल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट्स के ऊपर में, इन द ड्राफ्ट इंडिया यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो जो इंडिया और जो यूनाइटेड किंगडम का, यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके अंदर अभी ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं हुआ है। इसके अंदर में कह रहा है कि यार जो जेनेरिक दवाइयों के ऊपर में जो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर में जो बात हुई है, वो क्या कह रहा है दोस्तों, इट विल सप्लाई द ग्लोबल सप्लाई द जेनेरिक मेडिसिन। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ने कहा है कि भारत यूनाइटेड किंगडम में जो मुक्त व्यापार समझौता है, इसके मसौदे में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रस्ताव से जेनेरिक दवाइयों की वैश्विक आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। भाई जो हमने क्लॉज डाला है, इससे दुनिया भर के अंदर में जो जेनेरिक दवाइयों का हम बना के हम जो पूरी दुनिया को जेनेरिक दवाइयां दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो जाएगी, अफोर्डेबिलिटी प्रभावित हो जाएगी दोस्तों। कई देशों को हम ये दवाइयां दे रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, सो उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैप्टर जो है ऑफ द इंडिया यूके एफटीए कंटेन्स हार्मफुल आईपी प्रोविजन। इसमें बताया गया है कि जो भारत यूके का जो बौद्धिक संपदा अध्याय है ना एफटीए के अंदर में, इसमें कई सारे हानिकारक प्रावधान इसके अंदर में शामिल किए गए हैं। इंडिया को बचना चाहिए इससे। द कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजंस आर टेबल्ड बाय द यूके। ये प्रोविजन यूके के द्वारा ऐड किए गए हैं। वो चाहते हैं कि भारत जो है ना, जो सप्लाई कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर में, इंडिया जो प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है ना, हम अफोर्डेबल जेनेटिक मेडिसिन फ्रॉम द इंडिया, इनके ऊपर हम थोड़ा सा स्क्रू कसें, ठीक है। इनके ऊपर हम क्या करें, थोड़ी लगाम लगाएं। ये जो सस्ती दवाइयां हैं वो हम दुनिया में ना दें। आप देख रहे हो दोस्तों, एक सरकार है, गवर्नमेंट है, दवाइयां ऐसी हैं जो बेसिक नेसेसिटी होती हैं, और इनके अंदर में भी कह रहा है कि आप जेनेरिक दवाइयां बंद करो। क्यों करो? ताकि इनकी दवाइयां जो है वो ज़्यादा, जो ये दवाइयां बना रहे हैं वो बिके, और फिर क्या हो दोस्तों, उनको ज़्यादा मुनाफा हो, इनकी कंपनियों को ज़्यादा फायदा हो। ये सरकार की मंशा होती, देख लो आप। The demand for harmonizations of Indian patent law with the UK law will lead to the dilution of the important provisions in the Indian patent system that are necessary for manufacturing the generic medicines and vaccine। देखो ये कह रहा है कि यार भारत का जो कानून है ना, इंडिया के जो कानून है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, उसको यूके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ में आप मिक्स करो, हार्मोनियस करो, ठीक है, दोनों को बराबर करो, तभी हम ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, ये आगे बढ़ाएंगे। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में इन्होंने कहा है कि इंडिया के जो आईपी एक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये कहना है कि इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक क्षमता, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ बनाई है, तो अब आप उसका क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको आप बचा रहे हो, संरक्षित कर रहे हो। तो इसमें यही कहा है कि इंडिया को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो यूके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हिसाब से एडजस्ट करने चाहिए, हार्मोनाइज करने चाहिए। भारत को अपने आईपी राइट को क्या करना चाहिए, सख्ती से जो है लागू करना चाहिए, और थोड़ा और भी सख्त करना। इंडिया के अंदर क्या होता है, अगर मान के चलो इस प्रकार की सिचुएशन है, जैसे कोरोना के अंदर में भी हमने किया है,
तो अगर ऐसी सिचुएशन है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर में सरकार के पास में पूरा पूरा अधिकार है कि किसी भी लाइसेंस ड्रग, किसी भी आपकी जो पेटेंट ड्रग्स है उसको लाइसेंस करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ। ठीक है भाई, मेरी कंपनी है, मैं दवाई बनाता हूँ, मैंने पेटेंट करा रखी है, कोई और नहीं बना सकता। लेकिन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो उस पेटेंट दवा को सरकार लाइसेंस के ऊपर में कहती है बनाओ, इसको धड़ल्ले से बनाओ और इसको क्या करो, सप्लाई करो, ताकि इस सिचुएशन से क्या किया जा सके, निपटा जा सके। ठीक है। The demand for harmonization of Indian patent law with the UK laws will lead to the dilution of important provisions in the Indian patent systems that are necessary for manufacturing generic medicines and the vaccine. Given the disastrous consequences of this leak IP chapter could have on the global supply of the generic medicine, UK government should withdraw it completely. देखा है कि यार इसके बहुत विनाशकारी परिणाम होंगे, किसके ऊपर में, जेनरिक दवाइयों के ऊपर। इसलिए कहा, सजेस्ट किया जा रहा है कि यूके सरकार को इसे पूरी तरीके से वापस लेना चाहिए। उसको ये जो आईपी चैप्टर है इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, इसको बिल्कुल इससे हटा देना चाहिए। इंडिया शुड स्टे विजिलेंट एंड नॉट अलाउ द बैरियर्स टू द अफोर्डेबल मेडिसिन। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ने यह भी कहा कि भारत को ना इसके प्रति सजग रहना चाहिए और इस प्रकार के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, इस एफटीए नेगोशिएशन में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की इस नेगोशिएशन में, ये यहां पर भारत को कहा गया है। अब बात कर रहे हैं सर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूके रिलेशन, भारत और यूके के संबंध जो है इसका महत्व क्या है। देखो पहली बात तो क्या है, यूके जो है वो एक की इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में इन्वेस्टमेंट आता है किससे, यूके से। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, कह रहा है कि नई दिल्ली के अंदर आप लगभग मान के चलो 1.64 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है 2021-22 के अंदर, 1.64 बिलियन डॉलर की। एंड द फिगर वाज अबाउट 32 बिलियन बिटवीन द अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2022। तो यहां पे अप्रैल 2000 से लेकर अगर हम मार्च 2020 के 22 की तक देखोगे तो भारत के अंदर में, ठीक है, लगभग आपका 32 बिलियन डॉलर जो है, 32 अरब डॉलर जो है वो भारत के अंदर में निवेश किया गया है यूके के द्वारा। इंडिया का ही पैसा है, लूट के लेके गए हैं, वहां बैंक भरा हुआ है। ठीक है, अब आके भारत में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन द सर्विस सेक्टर यूके इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द यूरोप फॉर द इंडियन आईटी सर्विसेज। भारत के लिए एक अच्छी बात ये भी है क्योंकि दोस्तों हम आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया के जो आईटी जो एम्प्लॉई हैं, ठीक है, भारत के अंदर में जो मैन पावर है, तो इंडिया के लिए एक आईटी सेक्टर में वहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम जॉब वहाँ पे, भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके के अंदर में जाके जॉब करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स की बात कर रहे हैं हम। ट्रिप्स क्या है दोस्तों, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो डब्ल्यूटीओ के एक भाग है, डब्ल्यूटीओ का एक भाग है दोस्तों। ट्रिप्स एग्रीमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर ऑन ट्रेड एनश्राइंड इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्स समझौते विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के निहित व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कानून आदेश का हिस्सा है दोस्तों। इसको 1995 के अंदर, ट्रिप्स एग्रीमेंट को 1995 के अंदर में जो है इसके ऊपर में नेगोशिएट किया गया था डब्ल्यूटीओ के द्वारा दोहा राउंड के अंदर। द डब्ल्यूटीओ अडॉप्टेड द दोहा डिक्लेरेशन इन 2001। इसको फिर डब्ल्यूटीओ ने 2001 के अंदर में इसको अडॉप्ट किया था। इट क्लैरिफाइड दैट इवेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी गवर्नमेंट कुड कंपेल द कंपनी टू लाइसेंस देयर पेटेंट्स टू मैन्युफैक्चर्स इवन इफ दे डिड नॉट थिंक द ऑफर्ड प्राइस वाज एक्सेप्टेबल्स। क्या बोला गया दोस्तों इसके अंदर में, ये कह रहा है कि इसमें स्पष्ट किया गया कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति के अंदर, मान लो कभी भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर सरकार क्या कर सकती है, जो कंपनी है ना, इनको कंपेल कर सकती है, इनको फोर्स कर सकती है कि आपके पास जो दवाइयां हैं उनको आप लाइसेंस करो। ठीक है भाई, किसी की पेटेंट दवाई है वो नहीं बेचते ऐसे, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है तो सरकार उसको फोर्स कर सकती है कि भैया आपकी दवाइयों को हम दूसरी जो मैन्युफैक्चर हैं उनको लाइसेंस पे दे रहे हैं और वो बनाएंगे, इनको दवाइयों को खूब बनाएंगी ताकि इनकी सप्लाई को क्या किया जा सके दोस्तों, इंश्योर किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, ये जो दोहा राउंड है जो हमने अडॉप्ट किया था ट्रिप्स के तहत में, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, देखो अभी भी सरकार ऐसे उसको ऐसा नहीं है कि उसका पेटेंट कैंसिल कर दिया। भाई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, ठीक है, एक बड़े लेवल का मतलब डिजास्टर हो सकता है, तो ऐसी अवस्था में सरकार बस ये कहती है कि भैया तुम्हारा जो पेटेंट है थोड़े दिनों के लिए हम उसको कैंसिल कर रहे हैं और इसको हम लाइसेंस पे मैन्युफैक्चर कराएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी उसको बनाएगी सरकार, उसकी फॉर्मुलेशन लीक कर देगी या सब लोग बनाने लग जाएंगे, नहीं, सरकार लाइसेंस देगी और एक पर्टिकुलर कंपनी ही उस ड्रग को क्या कर पाएगी दोस्तों, उस पेटेंट ड्रग को बना पाएगी। तो एक अच्छा प्रावधान है। इससे क्या है दोस्तों, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मामला भी निपट जाएगा और साथ ही साथ में उस कंपनी के जो पेटेंट राइट्स हैं वो भी क्या होंगे, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी क्या होंगे दोस्तों, संरक्षित रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो ये एक अच्छी बात है अगर हम यहाँ पर देखें तो, ठीक है।
सो WTO ने दोहा डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था और इसका उद्देश्य यही है, पहला एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड है आईपी प्रोटेक्शन का कि कम से कम कुछ तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो आपके प्रोटेक्ट किए जाएं। साथ साथ में दोस्तों एक लीगल कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ठीक है। पहले पेटेंट था तो कोई बना नहीं रहा था, लेकिन अब सरकार ने लाइसेंस कर दिया है कि अगर कोई बनाएगा तो सरकार से लाइसेंस लेके बनाएगा, तो एक कंसिस्टेंसी बन जाती है, ठीक है। फिर उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनका किसी प्रकार से आप मान के चल सकते हो उल्लंघन जो है उस बड़े स्केल पर नहीं होता। एरिया कवर्ड अंडर द आईपी, हम बात कर रहे हैं दोस्तों कौन कौन से एरिया हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में कवर्ड होते हैं। इवन जो हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात है, जीआई टैग जो होता है वो भी कवर्ड होता है इसके अंदर में। कह रहा है कि एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट कवर्ड आर, पहला है कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। जो कॉपीराइट्स वाले नियम है ना वो आईपी के अंदर में आते हैं दोस्तों। द राइट ऑफ परफॉर्मर, प्रोड्यूसर एंड साउंड रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कॉपीराइट से संबंधित अधिकार जो है वो आईपी के अंदर में आते हैं। उसके अलावा कह रहा है ट्रेडमार्क इंक्लूडिंग सर्विस मार्क, सेवा चिन्हों सहित ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंक्लूडिंग द आपका एप्लीकेशंस ऑफ ओरिजिन्स। उसके बाद में हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स, अगर कोई नई किस्म का पौधा आ जाता है उसके संरक्षण का पेटेंट। द लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो आईसी होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उनका लेआउट डिजाइन। अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स एंड डेटा, व्यापार रहस्य और परीक्षण डेटा सहित अघोषित जानकारियां। अब हम बात करते हैं ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों, ये याद रखना आपके आईपी एक्ट्स के अंदर में आते हैं, सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेजर एक्सपोर्ट, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। भारत यूके को क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या इंपोर्ट करता है वो भी हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। इंडियाज मेन एक्सपोर्ट टू यूके इंक्लूड्स रेडीमेड गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड पार्ट्स, स्पीसीज, मेटल प्रोडक्ट्स, मशीनरीज एंड इंस्ट्रूमेंट, फार्मा एंड मेडिसिन आइटम्स। देखो हम यूके को हम क्या मुख्य रूप से निर्यात करते हैं दोस्तों, कपड़े, ठीक है, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, परिवहन उपकरण, पुर्जे, मसाले, धातु उत्पाद, मशीनरी उपकरण, फार्मा और समुद्री आइटम, ये सब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंपोर्ट, हम इंपोर्ट क्या मंगवाते हैं, ठीक है, हम यूके से क्या मंगवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं यूके से हम मुख्य रूप से जो मंगवाते हैं कुछ हमारे पास, वो हम प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, पत्थर मंगवाते हैं, बहुत सारे और अयस्क जो है वो मंगवाते हैं, मेटल, धातु, स्क्रैप, जो चीज़ खराब हो जाती है ना मेटल की, स्क्रैप जो बन जाता है वो हम इंडिया के अंदर में इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हम मंगवाते हैं, नॉन फेरस मेटल जिसमें लोहा नहीं होता वो हम भारत में मंगवाते हैं, केमिकल और मशीनरी जो है वो हम भारत के अंदर में इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है दोस्तों वो कितना है, 10.5 बिलियन डॉलर का, और जो हमारा इंपोर्ट है वो है 7 बिलियन डॉलर का। तो लगभग 3.5 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड सरप्लस है। लेकिन ट्रेड अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखते हैं भाई, देखते हैं, ठीक है, हाँ जरूर देखते हैं, आपकी विनीत आपकी मुद्दे पे करते हैं विचार, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो यार, क्या करना है देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, देख लेंगे। और एनसीईआरटी कब कंटिन्यू करूँगा, इसी पे फंसे रहोगे तुम भाई, इसी पे फंसे रहोगे। मैं कह रहा हूँ करेंगे यार शुरू, एनसीईआरटी करेंगे प्रॉपर तरीके से, उसको लॉन्च करके 1-2 दिन रुक जाओ, ठीक है, 1-2 दिन रुक जाओ, बिकॉज अभी पहले कहीं और हम काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, अभी अपना चैनल अपन ने स्टार्ट किया है, सो थोड़ा समय लगेगा ना चीज़ों को डिसाइड बनाने में, है ना। थंबनेल वगैरह डिज़ाइन, मैं खुद तो डिज़ाइन करता नहीं हूँ, लोग मेरे को टीम लेनी पड़ेगी, पहले टीम थी, अब मैं वो टीम को हायर करूँगा, थोड़ा समय लगेगा ना 1-2 दिन का, ठीक है, तो उसके लिए रुक जाओ, हो जाएगा सब कुछ। मेजर इंपोर्ट हमने बताया दोस्तों, उसके बाद अब ये हमारा तो मुद्दा क्या है, आपको समझ में आया दोस्तों, मुद्दा क्या था इस पूरे टॉपिक के अंदर में, मुद्दा ये था कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी होने वाला है, जो जिस पे बातचीत चल रही है, उसका जो मसौदा तैयार हुआ है, ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसके अंदर में यूके ने कहा है कि भारत को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत में हार्मोनाइज करना पड़ेगा। हार्मोनाइज का मतलब कि हमें भी अपने आईपी एक्ट को सख्त करना पड़ेगा। यूके के आईपी एक्ट बहुत सख्त हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट उनके बहुत सख्त हैं, तो कह रहा है हमें भी इंडिया को भी वो सख्त करने पड़ेंगे। यार देखो, हम अगर सख्त करेंगे तो जो इंडिया की सप्लाई है, ग्लोबल सप्लाई जो हम करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सप्लाई करते हैं जेनरिक दवाइयों को, वो बहुत प्रभावित होगा। और सिर्फ ये व्यापार की बात नहीं है, क्योंकि जेनरिक दवाइयाँ बहुत सस्ती होती है, सिर्फ व्यापार की बात नहीं दोस्तों, अफोर्डेबिलिटी की बात है। दुनिया के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव वहाँ पर पड़ेगा, ठीक है।
सो इसमें रिलेटेड सर्च में आपको बताता हूं कौन कौन सी चीजों पे आपको बात करनी। रिलेटेड सर्च में प्यारे बच्चों आपको इंडिया का पेटेंट एक्ट, भारत का जो पेटेंट एक्ट है, ठीक है, इंडिया के, वो किस प्रकार के हैं, मजबूत हैं। पहले अमेरिका भी भारत के पेटेंट एक्ट को क्रिटिसाइज करता था, अब ये यूके भी कह रहा है कि हमें अपने आईपी एक्ट को सख्त करना पड़ेगा। तो इंडिया के पेटेंट एक्ट जो है इनके बारे में आपको देखना है कि क्या होते हैं, कितने क्या हैं। उसके अलावा जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है, थोड़ा इनके बारे में पढ़ लो कि जेनेरिक मेडिसिन जो होती हैं ये क्या होती हैं, ठीक है, क्या किन चीज़ों दवाइयों को हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में आपको यहां पर मुझे बताना है। पहला, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर ऑन ट्रेड। कह रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर ऑन ट्रेड। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जो लीगल ऑर्डर है उसके ऊपर में कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। दूसरा कह रहा है इट इज इंश्राइंड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कह रहा है कि इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर में लिखा गया है। इट वाज नेगोशिएटेड इन 1995 एट WTO। इसको कह रहा है कि WTO में 1995 में नेगोशिएट किया गया। अब एक बात बताओ, एक तो WTO का प्रावधान और दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दोनों अलग अलग बातें नहीं होगी, तो इनमें से दोनों में से एक ही सही हो सकता है ना। तो ऐसा आप सोचोगे एग्जाम के अंदर। तो चलिए बताइए दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर क्या है दोस्तों, करेक्ट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आपको बताना है कौन सा जवाब इसके अंदर में सही है। फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी जवाब करो। सही होना चाहिए तो कबूतर बना के उड़ा दूंगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूं। अभी पढ़ा है सही होना चाहिए, सही नहीं हुआ तो कबूतर बनाऊंगा और उड़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलिए इसमें करेक्ट आंसर जो है हम बता देते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर है C 1 और 3। दूसरा गलत है यार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां से आ गया, अभी तो पढ़ाया था। WTO ने इसको 1995 के अंदर में जो है इस पे बातचीत की थी, फिर 2001 के अंदर में इसको WTO ने अडॉप्ट कर लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का BRI इनिशिएटिव। कल आपने देखा था कि हमारे S जयशंकर साहब हैं, उन्होंने बड़ा धोया था चाइना को BRI के बारे में कि भैया जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हो, आप ऐसे तो कहते हो ठीक है BRO जो है जो आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, मैंने आज सुबह मॉर्निंग के अंदर, अच्छा सुबह कितने सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मॉर्निंग के अंदर में हमारा जो क्विज सेक्शन है वो नहीं किया है। देखो नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। मॉर्निंग में क्विज होगी, उसके बाद करंट अफेयर का सेशन होगा, उसके बाद में हम एडिटोरियल के सेशंस लेके आएंगे। अब मैं देख रहा हूँ एडिटोरियल इकट्ठा करूँ या एडिटोरियल के अलग अलग पार्ट कर दूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हर दिन द हिंदू के सारे एडिटोरियल काम के नहीं होते, ऐसे इंडियन एक्सप्रेस में भी आते हैं। तो एक अगर करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे द हिंदू के एडिटोरियल अलग कर दिए, इंडियन एक्सप्रेस में आया तो अलग कर दिए, और एडिटोरियल का एक महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, तो मैं जल्दी उसके ऊपर में भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। यार आप खुद सोचो भाई, 15 मिनट की NCERT में क्या निकलेगा। आप देखो ना, कंपेयर कर लो यार, देखो कंपेयर कर लो यार, ठीक है, कंपेयर कर लिया करो कि किसकी NCERT की वीडियो ठीक है और किसकी नहीं है। मेन चीज़ होता है आपको कंटेंट किसका सही है और किसका कंटेंट सही नहीं है, आप उस पर देख लो और उसी के हिसाब से काम करो, ठीक है। दूसरा कह रहा है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो हमारे S जयशंकर साहब जो हैं वो टूट के पड़े थे, ठीक है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर। उन्होंने चाइना को SCO की कल काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द काउंसिल की बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये बकवास की बात है, तुम जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कम से कम दूसरे मेंबर कंट्री की इंटीग्रिटी, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी का तो कम से कम ध्यान रखो, ठीक है। तो वो पार्ट SCO वाला हम कल कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा CPEC के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच इज़ अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, जो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना ऐसे जा रहा है, जो चाइना की जिंगजिहांग को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है दोस्तों अरब सागर से। भारत ने अपनी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन इसके बारे में रखी है। क्यों भाई, एक तो ये क्या है दोस्तों, भारत के जो है हमारा जो इंडिया का पार्ट है कश्मीर, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है, POK गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है POK में से होके गुजरता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, कंसर्न है।
तो भारत ने लगातार इसको क्या किया है दोस्तों, इसको चैलेंज किया है, इंडिया ने इसको सपोर्ट भी नहीं किया। कल एससीओ के सारे लोग जो थे, सारे मेंबर कंट्री थे, उन्होंने कहा था कि दे सपोर्ट दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बट इंडिया ने कह दिया था कि भाई हम तो इसको सपोर्ट नहीं करते। इंडिया ने कल भी कह दिया था कि वी विल नॉट सपोर्ट दिस, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। किसको? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को। सो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हाउ जयशंकर रीटैरिएटेड इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग कंसिस्टेंट पोजीशन। तो ये आपका आज आया हुआ है इंडियन एक्सप्लेन के अंदर में। कल हमने इसका पार्ट जो है ऑलरेडी आया था, तो हमने डिस्कस कर लिया है। जीएस पेपर 2 से संबंधित रहेगा प्यारे बच्चों। ये कह रहा है इंडिया और इसके नेबर्स, भारत और इसके नेबरहुड, इंडिया और इसके नेबर में से संबंधित है। कह रहा है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर टोल्ड द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड बाय चाइनीज प्रीमियर दैट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुड रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी। भाई अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप जो आपके दूसरे देश है ना, मेंबर देश है, जिनके साथ आपके अच्छे संबंध है या नहीं भी है, बट एससीओ के अंदर में वो क्या है, आपका भाग है, तो कम से कम क्या करो, कम से कम ये करो कि आप उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उनके एरिया का काम करो, आप रेस्पेक्ट करो। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सीपैक क्या है दोस्तों? देखो, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था सीपैक को। एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है दोस्तों, मल्टी बिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई का, और चाइनीज प्रेसिडेंट जो है जी जिनपिंग, उनका एक पैट प्रोजेक्ट है, उनका फेवरेट प्रोजेक्ट है। इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि बीजिंग का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, यानी कि चीन का जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के अंदर में, उसको बढ़ाया जा सके। और चाइना अपना इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएगा? दुनिया के ये जो अलग अलग देश हैं, ठीक है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एशिया और यूरेशिया को, बेसिकली यूरेशिया को कनेक्ट कर रहा है ना, तो वो चाह रहा है कि अलग अलग देशों को जो पैसा दे, जैसे अभी पाकिस्तान को इसने पूरा गुलाम सा ही बना लिया, आप समझ लो, एक टाइप से कॉलोनी बना लेगा थोड़े दिनों में पाकिस्तान को। ऐसे ही इन्होंने डेट ट्रैप में किसको फंसा दिया है? श्रीलंका को। ऐसे ही म्यांमार, तो सबको एक डेट ट्रैप में फंसा रहा है। और वहां पर ये अपने पैसे, अब चाइना, अब ऐसा नहीं कि खुद जाके रोड बना रहा है पाकिस्तान के अंदर में, खुद जाके रेलवे लाइन बिछा रहा है बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ना, ये उसको लोन दे रहा है, ठीक है। भाई चाइना को, पाकिस्तान को कहेगा ले मैं तेरे को लोन दे रहा हूँ, तू ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना और तू अपना ये लोन जो है मेरे को रीपे कर दियो। तो एक तो ये क्या कर रहा है, एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है ना, और इसका प्रभाव जो है वो और बढ़ जाएगा। तो ये जो जी जिनपिंग है, इनका एक पैट प्रोजेक्ट है कि दुनिया के सारे देशों को, जो गरीब देश है, उनको लोन दो और उनकी अर्थव्यवस्था को क्या करो, कमजोर करो, उनको डेट ट्रैप में फंसाओ। तो उसी का एक ये भाग है। तो इसी के माध्यम से जो चाइनीज जी जिनपिंग है, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर में उनका जो वर्चस्व है वो बढ़े, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हो, मजबूत हो सभी देशों के ऊपर में। ये जो ये बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, ये चाहते हैं। सीपैक के बारे में बात करें तो सीपैक लगभग 3000 किलोमीटर लंबा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको सीपैक हम कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन, ये सब हमने बिछा रखी है, ठीक है। हमने नहीं, मतलब चाइना ने बिछा रखी है। तो इसके अंदर हाईवे भी है, रोड भी बना रहे हैं, रेलवे भी है, रेलवे लाइन भी बिछा रहे हैं, और साथ साथ में हम पाइपलाइन भी बिछा रहे हैं। सीपैक जो है, इट इज इवेंचुअली एम्स एट लिंकिंग द सिटी ऑफ ग्वादर इन द साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान टू द चाइनाज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ जिंगजियांग थ्रू अ वास्ट नेटवर्क ऑफ द हाईवे एंड रेलवे। कह रहा है सीपैक के लक्ष्य जो है उसका क्या है, इसका लक्ष्य यही है कि जो ग्वादर है, ग्वादर कहां पर है, दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर में, उसको चाइना का जो उत्तरी पश्चिमी प्रोविंस है जिंगजियांग, उससे डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए रोड, रेलवे और आपकी पाइपलाइन के माध्यम से। ये इसका क्या है दोस्तों, उद्देश्य है। द प्रपोज प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस्ड बाय द हेवीली सब्सिडाइज्ड लोन। देखो, इसमें बहुत सब्सिडी के ऊपर में लोन देने वाले हैं, किसको, ये पाकिस्तान को दे भी रहे हैं, और उसके ऊपर में कहेंगे कि ठीक है भैया बनाओ, ठीक है, तुम ये प्रोजेक्ट बनाओ। लेकिन वो जो कंट्री जिसको ये लोन दे रहे हैं, तो उसकी तो जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना। जैसे श्रीलंका बेचारा परेशान है, अब इंडिया को एक प्रोजेक्ट दिया था उसने, ठीक है, वो चाइना के दबाव में आके उसको क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। अब भारत का स्टैंड क्या है सीपैक के ऊपर में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को? देख, इंडिया हमेशा से इसको क्या किया, रिजेक्ट किया है। इंडिया ने जब ये प्रोजेक्ट आया तब बोल दिया था कि वी विल नॉट पार्ट ऑफ द बीआरआई, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भाग नहीं बनेंगे। मुख्यतः इंडिया का जो कंसर्न था वो यही था कि यार ये हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, ये वहां से होके जाता है, तो हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके मेजर रीजन क्या है ओपोजिशन के? पहली बात तो क्या है दोस्तों, ठीक है, द प्रोजेक्ट दैट लिंक्स मेनलैंड चाइना टू द अरेबियन सी एंटर इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान इन द गिलगिट बाल्टिस्तान। तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये उससे होके जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र से। तो ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न वी हैव कि यार ये भारत की टेरिटरी से होके जाता है, इंडिया से होके जा रहा है, और तुमने इंडिया से पूछा भी नहीं।
ठीक है। इट ट्रैवर्स द एंटायर लेंथ ऑफ द पाकिस्तान फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, पूरे पाकिस्तान में से जाता है उत्तर से लेके दक्षिण तक। तो भारत के लिए अगेन ये क्या होता है दोस्तों, एक सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है भारत के लिए, ठीक है। तीसरा, इट इन्वॉल्व्स द प्लान्ड रीबिल्डिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ पाकिस्तान नेशनल हाईवे 35, और ये जो नेशनल हाईवे 35 है ये भारत के लिए थोड़ा कंसर्न है, चिंताजनक है। भारत की सिक्योरिटी के क्या है पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है, और पाकिस्तान का जो हाईवे 35 है इसको चाइना क्या कर रहा है, रीबिल्ड कर रहा है। दूसरा दोस्तों, ये जो है आपका अगर हम बात करें तो जिंगजियांग की सीमा से आपका जो खुंजेरब दर्रा है जो गिलगिट से जाता है उसको एक कनेक्ट कर रहा है। इट गोज फ्रॉम द, ये जो आपका हाईवे नंबर 35 इसकी बात कर रहा हूं कि ये आपका खुंजेरेबा पास से होके जिंगजियांग बॉर्डर से होता हुआ आपका जो हसन अब्दल है टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद वाया गिलगिट एंड आपका मनसेरा। तो ये इसीलिए हमारे लिए क्या है दोस्तों, ये जो बेसिकली हम जो कह रहे हैं ना कि भारत की टेरिटरी से होके जाता है, तो भारत की टेरिटरी से बेसिकली हाईवे 35 को निकाल रहे हैं और हाईवे 35 जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। द अपग्रेडेशन ऑफ हाईवे दैट लिंक्स गिलगिट विद द स्कर्दू टू द नॉर्थ ऑफ द लाइन ऑफ द कंट्रोल। अभी जो LOC हमारी उसके नॉर्थ में है ये, ठीक है, और ये स्कर्दू को बेसिकली किससे जोड़ रहा है, गिलगिट से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, कंसर्न है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, 1994 के अंदर में पार्लियामेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन यूनानिमसली, ठीक है, बिना किसी ऑपोजिशन के सर्वसम्मति से संकल्प लिया था कि भाई जम्मू एंड कश्मीर, जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, एंटायर फॉर्मर प्रिंसली स्टेट, जो पुराना पूरा जो एक राजा के द्वारा जिसको नियंत्रित किया गया था, हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह, तो उसके द्वारा जो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर है वो इट बिलोंग्स टू इंडिया, ये भारत से संबंध रखता है। और भारत ने बार बार बोला है कि हम इस पोजीशन के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये भारत का है, भारत का था और भारत का रहेगा, हम इसके ऊपर किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे, आप ये बात मान के चलो। On March 11, 2020, the government told Parliament that India's consistent and principled position, as also enunciated in the Parliament resolution adopted unanimously by both the houses on 22 फरवरी 1994, ठीक है, भारत की बिल्कुल कंसिस्टेंट पोजीशन रही है, ठीक है। हमने कहा है कि भैया ये जो भी भाग है, ठीक है, ये भारत का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है और इसके साथ में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेंगे, है ना। तो ये इंडिया ने बार बार रिटेरिएट किया है। रिलेटेड सर्च में दोस्तों देखो, आपको गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र मैंने थोड़े दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ाया था, ठीक है, मैप के द्वारा हमने पूरा बताया था गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, ये भी मैंने कल पढ़ाया था। तो ये इस टॉपिक से संबंधित मुद्दे हैं जिनके ऊपर में जाकर आप विचार कर सकते हो। अब एक सवाल मैं दे रहा हूं आपका जो 2016 में UPSC के द्वारा पूछा गया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ, कह रहा है किसके संबंध में जो है इसको चर्चा में लाया। बहुत आसान, देखो 2016 में कैसे सवाल थे। पहला, अफ्रीकन यूनियन, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, चाइना, कह रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किससे संबंधित है, ठीक है। कितना आसान सवाल पूछ रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किससे संबंधित है, ठीक है, एकदम इजी पीजी लाइक चीजी सवाल जो है आपसे पूछ रहे हैं। फटाफट बताइएगा दोस्तों कि कौन सा स्टेटमेंट इस रिस्पेक्ट में सही है, ठीक है, बताइए जल्दी से। गाइस एक बार वीडियो लाइक कर दो यार सारे के सारे, ठीक है, जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है लाइक करो, ऐसे बात बनेगी नहीं आपको। घर में 3-4 फ़ोन है, सारे फ़ोनों से उठा के लाइक करो यार वीडियो को, और शेयर करो इसको जितना कर सकते हो आप, ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक ये जाना चाहिए, शेयर करो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो ये किससे संबंधित था आपका, डी यानी कि चाइना से, इट इज़ रिलेटेड टू चाइना, चाइना से संबंधित था ये, ठीक है, ये किससे संबंधित था दोस्तों आपका, चाइना से। हाँ विनीत आप पढ़ सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी से स्टार्ट करो, 25 में अगर एग्जाम देना है तो समय कम बचा है आपके पास में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों कोरोनल होल। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य हंस रहा है, ठीक है। तो नासा ने पिक्चर रिलीज़ की है और ये नंगी आंख से तो खैर दिखेगी नहीं किसी को, बाकी उन्होंने जो देखा है ये किससे देखा है, अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर में, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर में उन्होंने ये पिक्चर जो है वो क्लिक की है। इसको नाम दिया गया है स्माइलिंग सन। ऐसा दिख रहा है ना, सन जो है वो हंस रहा है, ठीक है। देखो सूरज के अंदर में एक साइकिल चलता है जिसको हम सन स्पॉट साइकिल बोलते हैं, 11 साल का ये साइकिल होता है।
इसके अंदर में दो टाइम होते हैं, एक तो होता है आपका मैक्सिमा और एक मिनिमा। मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं बताता भी हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अभी देखो सन के अंदर में दिख रहा है आपको ये होल बने हुए, इनको कॉर्नल होल कहा जाता है। ये जो एरिया है ना, ये कॉर्नल होल है। यहाँ पर जो सोलर मटेरियल होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो इन होल से ना जो आपका सोलर मटेरियल है वो बाहर निकलता है बहुत तेज गति से। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहाँ पर, ठीक है, वो भी कम होता है, सोलर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से यहाँ से बड़ी मात्रा के अंदर, भारी मात्रा के अंदर में जो सोलर मटेरियल है वो सोलर विंड के रूप में क्या करता है, इट गेट्स आउट, ये बाहर निकलता है। और इन जगहों से, कॉर्नल होल से निकला हुआ सोलर मटेरियल ये हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही निकल के वहाँ से आता है, ये भारत बोल रहा हूँ, ये पृथ्वी के चारों तरफ स्थित जो हमारा मैग्नेटोस्फीयर है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है। और ये हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, तो ये हमारे मैग्नेटोस्फीयर के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। और इंटरैक्ट करने के बाद में दोस्तों ये हमारे जो पोल्स हैं वहाँ पर ये गिरते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारी सैटेलाइट्स है उसकी कम्युनिकेशन में से गड़बड़ हो सकती है। और इसको हमने जाना भी है, इस बार सवाल भी इसके ऊपर में आया था, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चंस भी पूछा था, ठीक है, लगभग। तो उसी के ऊपर में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, किसके ऊपर में, कॉर्नल होल के बारे में। तो कॉर्नल होल या स्माइलिंग सन की कल जो है फोटो रिलीज की है किसने दोस्तों, आपका। तो वाई द सन वॉज स्माइलिंग एज इन एन इमेज शेयर्ड बाय द नासा, कह रहा है कि नासा ने ये इमेज देखी है। देखोगे तो आपको लग रहा है सूरज हंस रहा है, तो ये क्यों हंस रहा है ये आपको बताएंगे। जीएस पेपर 3 अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ हाइट एंड स्पेस, बोला कि जो नासा है सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी शेयर्ड एन इमेज, जिसमें सन जो है वो हंसता हुआ दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर पैच है, इन पैच को हम क्या नाम दे रहे हैं दोस्तों, कॉर्नल होल। ये मैंने बताया ना, ये जो पैच दिख रहे हैं, धब्बे दिख रहे हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, कॉर्नल होल के नाम से हम इनको जान रहे हैं, ठीक है। ये होल जो है दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, ये आप इसको ऐसे नहीं देख सकते, बट आप इनको किसमें, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर में इनको देखा गया है, इनकी पिक्चर ली गई है, नंगी आंखों से आप इसको नहीं देख सकते। अब ये कॉर्नल होल क्या होते हैं दोस्तों, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, ठीक है, सूरज की सरफेस पर, जहां से फास्ट सोलर विंड जो है वो बाहर निकल रही होती है और स्पेस के अंदर में एंटर करती है। इनके अंदर में बहुत कम लिटिल सोलर मटेरियल होता है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव लोअर टेम्परेचर्स, इनका जो टेम्परेचर होता है वो भी कम होता है, एंड दस दे अपीयर मच डार्कर। इसीलिए देखो आपको देखने में काले दिख रहे हैं, ठीक है, ये देखने में क्या दिख रहे हैं दोस्तों, काले दिख रहे हैं। व्हाई दे आर काले, बिकॉज इनका जो सोलर मटेरियल है वो काफी क्या है दोस्तों, यहां से कम है, ठीक है। दूसरा, व्हाट आर द कॉर्नल होल, इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर में मैंने बताया दे आर मच डार्कर, ठीक है, और आप इनके आसपास के सराउंडिंग से कम है, क्योंकि इनका तापमान क्या है दोस्तों, कम है। यहाँ सोलर मटेरियल जो होता है वो बहुत ही क्या होता है दोस्तों, कम होता है। इसीलिए इन जगहों से, इन छेद से जो सोलर मटेरियल है वो तेज गति से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द मैग्नेटिक फील्ड इज ओपन टू इंटरप्लैनेटरी स्पेस सेंडिंग सोलर मटेरियल आउट इन द हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ सोलर विंड। तो इसी जगह पर कह रहा है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी कम होने की वजह से यहां से जो सोलर जो आपके मटेरियल है वो बहुत तेज गति से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड, ठीक है, सौर हवा के रूप में यहां से बहुत तेज गति की धारा जो है वो बाहर निकल के आती है। कॉर्नल होल्स जो है दे कैन लास्ट बिटवीन अ फ्यू वीक टू द मंथ। अब ये जो कॉर्नल होल बने हैं ये कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक जो है यहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं। द होल्स आर नॉट अ यूनिक फिनोमिना, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार बना है, ये चलता रहता है, सन स्पॉट साइकिल के अंदर में चलता रहता है। सोलर साइकिल होता है 11 साल का, जिसमें एक बार ये मैक्सिमम होते हैं, ये जो होल होते हैं कॉर्नल होल ये मैक्सिमम होते हैं, और एक बार जो है ये मिनिमम होते हैं। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो साइकिल है वो 16 साल तक वो चलता रहता है, जिसको हम आपका सनस्पॉट साइकिल कहते हैं। तो उसके में एक ये नॉर्मल फिनोमेना है, ये चलता रहता है। These hole correlates to the area on the sun where magnetic field soar ups and away without looping back to the surface as they are do elsewhere, ठीक है। तो scientists studies these fast solar wind streams because they sometimes interact with earth magnetic field creating what is called as geomagnetic storm। हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, सूरज में कुछ हो रहा है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये तेज सौर पवने जो हैं हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, भारत का जो भारत कह रहा हूं फिर से, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है इससे बातचीत करते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉट बातचीत, ठीक है, उसके साथ में संपर्क में आते हैं, और इससे पृथ्वी के ऊपर में भू चुंबकीय तूफान जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इट कैन एक्सपोज सैटेलाइट टू द रेडिएशंस एंड इंटरफेयर विद द कम्युनिकेशन सिग्नल्स। तो ये उपग्रह के जो है हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं तो उनके कम्युनिकेशन सिग्नल को ये कई बार क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। अभी एलोन मस्क ने सैटेलाइट लॉन्च की थी ना, तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के अंदर में बहुत सारी सैटेलाइट उसकी खराब हो गई थी। तो हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको ये पूरी तरीके से चौपट कर सकते हैं, उसको ये पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं दोस्तों।
सो दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न वी हैव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जियोस्ट्रॉपिक स्टॉर्म, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म रिलेट्स टू द अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। ये कह रहा है कि जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है हमारा, वो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर से क्या है, संबंधित है दोस्तों। एक ग्रह के चारों ओर का स्थान जो उसके चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, आप मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मेरा लेक्चर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपका पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी के अंदर यहाँ बीच के अंदर में, ठीक है, क्योंकि कोर में लोहा आपका निफे होता है, ठीक है, निकेल और आयरन, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जियोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है, इसके पृथ्वी के चारों तरफ एक आपका मैग्नेटोस्फीयर जो है वो डेवलप होता है। कह रहा है व्हेन हाई स्पीड सोलर स्ट्रीम्स अराइव्स एट द अर्थ इट कैन अलाउ एनर्जेटिक सोलर विंड पार्टिकल्स टू हिट द एटमॉस्फेयर ओवर द पोल। अब जब ये यहाँ से सूरज से निकल के आती है ना, ये सूरज से जो आपकी ये कॉर्नल मास इजेक्शन होता है सोलर विंड के रूप में, तो ये इससे इंटरेक्ट करती हैं और इससे इंटरेक्ट करने के बाद में यहाँ से गड़बड़ होती है। सच जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कैन कॉज अ मेजर डिस्टर्बेंस टू द मैग्नेटोस्फीयर। इससे हमारे मैग्नेटोस्फीयर में बहुत बड़ा इंटरफेरेंस होता है। देयर इज अ वेरी एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो जो सूरज से किरणें आ रही हैं उनके अंदर में बहुत एनर्जी है, और इससे हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है, स्पेस एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो सकता है, प्रभावित होता है। अब रिलेटेड सर्च में दोस्तों आपको पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, क्यों होता है, ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, एक टॉपिक जियो मैग्नेटिज्म। तो पूरा का पूरा जियो मैग्नेटिज्म इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस के अंदर में, तो वो आपको देखना है। दूसरा अल्ट्रावायलेट लाइट क्या है, यूवी रेज, क्योंकि आप जो सूरज को ये देख पा रहे हैं ये लाइट यूवी लाइट के अंदर में ये फोटो ली गई है, तो यूवी लाइट बेसिकली जो स्पेक्ट्रम है वो आपको पढ़ना है, और सोलर विंड। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखनी है कहां पर दोस्तों, रिलेटेड सर्च के अंदर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, ये सवाल था इस बार पूछा था, इट इज इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेज द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। कह रहा है कि अगर मान लो एक तगड़ा सोलर स्टॉर्म जो है पृथ्वी को हिट करता है तो क्या क्या प्रभाव इससे हो सकते हैं। पहला, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। कह रहा है इससे हमारा जो जीपीएस है और नेविगेशन सिस्टम है वो फेल हो सकता है। दूसरा कह रहा है सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, सुनामी आ सकती है भाई। तीसरा कह रहा है पावर ग्रिड जो है हमारे वो डैमेज हो सकते हैं। इंटेंस ऑरोरा कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर में बहुत बड़े मात्रा के अंदर में ओरोराज जो है वो बनेंगे। फॉरेस्ट फायर जो है बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे प्लैनेट के ऊपर हो सकती है। एंड ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब्ड, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनके ऑर्बिट डिस्टर्ब हो सकते हैं। शॉर्टवेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड, कि अगर मान लो हमारा कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है दोस्तों पोलर रीजन के अंदर में, तो उसका शॉर्टवेव रेडियो कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर में सही है, कौन सा कोड सही है, ए बी सी या डी। A 1 2 3 4 5, B 2 3 5 6 7, C 1 3 4 6 7 एंड D 1 2 3 4 5 6। फटाफट बताइए दोस्तों, आया था ना इस बार ये सवाल, ठीक है, इस साल ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। चलिए आगे बढ़े, सी बोल रहे हो आप, सही है, सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। सुनामी का यार इससे कोई चक्कर है नहीं, सुनामी कट कर दो आप, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें दोस्तों तो अधिकांश ग्रह पर जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर का भी इससे कोई कनेक्शन नहीं होता। तो दो चीजें नहीं होंगी, फॉरेस्ट फायर प्लस में आपका ये, बाकी सब जो है ये हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, तो ये भी आपका जो टॉपिक है आज आया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर में आया है। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इथेनॉल क्या होता है दोस्तों, बेसिकली इट्स अ बायोफ्यूल, है ना। इथेनॉल जो है इट्स अ बायोफ्यूल। हम बेसिकली मोलासेस जो है शुगर केन उससे हम निकालते हैं, उससे हम बनाते हैं, ठीक है, इसको बायोफ्यूल को बनाते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जो शुगर केन की हम खेती करते हैं, गन्ना उससे जूस वूस निकाल के जो बचता है उससे, तो बहुत भारी मात्रा के अंदर में देखो इंडिया के डिपेंडेंस है, हम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में फॉसिल फ्यूल बाहर से मंगवाते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्योंकि हमारे यहाँ बनता नहीं है, कच्चा तेल है नहीं।
तो हमारी जो देश की 85% 85% जो डिपेंडेंस है, 85% जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से पूरी होती है। हम बाहर देश से आयात करते हैं, तब जाके इंडिया के अंदर में हम उसको प्रोसेस करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, फिर जो फिनिश जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, बट मेजरली हम क्या करते हैं, चीज़ों को देश के अंदर में इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम चीज़ों को देश में इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हम चीज़ों को देश के अंदर में आयात कर रहे हैं, हम उनको देश में मंगवा रहे हैं, तो भारत के फॉरेन एक्सचेंज पे एक बड़ा वो एक्सपेंडिचर होता है। भारत का बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो है भारत की, वो जो है इसके अंदर में क्या होता है, वो खर्च होती है। तो सरकार ने सोचा यार ये तो दिक्कत है, सरकार कह रही है कि ठीक है हम एक काम करते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलाते हैं, हम पेट्रोल के अंदर में इथेनॉल मिक्स करेंगे। इससे कई फायदे होंगे, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, देश का फॉरेक्स जो है वो बचेगा, इससे जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो कम निकलेंगी, क्योंकि इसके अंदर से क्या होता है, जब हम इथेनॉल ब्लेंड करते हैं तो जो तेल के मुकाबले क्या करता है, पूरा बर्न करता है, ठीक है। इसमें ऑक्टेन जो है वो क्या होता है, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, तो इसकी बर्निंग अच्छी होती है, ठीक है। तो इस वजह से भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है। हमने टारगेट रखा था पहले E10 फ्यूल का। E10 का मतलब है पेट्रोल के अंदर में 10% हम इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, वो हमने अचीव कर लिया समय से रहते। अब हमने टारगेट रखा E20 फ्यूल का कि इथेनॉल के अंदर 20% हम क्या करेंगे, पेट्रोल के अंदर 20% हम इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। वो भी ऑलमोस्ट हमने क्या कर लिया है दोस्तों, अचीव कर लिया है। वो टारगेट भी हमने क्या कर लिया है दोस्तों, अचीव नहीं किया है, हम उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले टारगेट था 2030 का, अब हमने उस टारगेट को आगे खिसका के टारगेट को हमने 2025 कर दिया है, ठीक है। सो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, तो जो CCA है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, उन्होंने क्या किया है कि देश के जो किसान से लेकर गन्ना लेकर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी इथेनॉल बना रही है, तो हमने इथेनॉल का प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है, कि इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो इथेनॉल हम ब्लेंड कर रहे हैं तो उसके लिए अब ज़्यादा रेट मिलेगा आपको, ठीक है, ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने जो है वो अप्रूव किया है। GS पेपर 2 गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस, तो इसलिए जिस पेपर 2 से रिलेटेड होगा, कह रहा है कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर पे, ठीक है, उन्होंने एक हायर इथेनॉल प्राइस जो है वो उसके लिए अलाउ कर दिया है कि हायर इथेनॉल प्राइस होगा, जो गन्ने से रॉ मटेरियल से हम इथेनॉल बना रहे हैं ना, उसके लिए अब हायर प्राइस होगा, मार्केट में जब वो बिकेगा तो ज़्यादा प्राइस होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCA ने इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम के तहत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त उच्च इथेनॉल मूल्य को मंजूरी दे दी है, बढ़ा दिया है। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द फोर्थकमिंग शुगर सीजन, जो हमारा अभी आगे आने वाला सीजन है 2022-23 का, उसके लिए हमने इसको अप्रूव कर दिया है। ड्यूरिंग इथेनॉल सप्लाई ईयर 2022-23 फ्रॉम द 1 दिसंबर दिस ईयर टू 31 अक्टूबर 2023। What are the key details? ठीक है, the minister also informed that the government has advanced the target for the 20% ethanol blending in petrol by 5 year from 2030 से 2025। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 2030 से 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 5 साल तक और बढ़ा दिया है। द टारगेट ऑफ 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड इन द मे दिस ईयर। कह रहा है कि इस साल मई के अंदर में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य ऑलरेडी हासिल किया जा चुका है। E20 इज लाइकली टू बी अवेलेबल एट पेट्रोल पंप्स अंडर द पायलट प्रोजेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। अगले साल से ना आपको पेट्रोल पंप के ऊपर में ये तेल मिलने लग जाएगा जिसमें 20% क्या है दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंड है, ठीक है। 10% के टारगेट को हम अचीव कर रखे हैं, 20% का जो ब्लेंडिंग है उसके टारगेट को हमने 5 साल क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया है। द गवर्नमेंट हैज बीन इंप्लीमेंटिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम वेयर इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी सेल पेट्रोल ब्लेंडेड विद द इथेनॉल अप टू 10%। तो सरकार ने इस प्लान को बनाया, इंप्लीमेंट कर रही है, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो क्या कर रही है दोस्तों, इसमें 10% का जो इथेनॉल है वो ब्लेंड कर रही है, मिक्स करके दोस्तों बेच रही है। दिस प्रोग्राम एम्स एट प्रमोटिंग द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। तो देखो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, कि हम ईंधन के रूप में एक वैकल्प दुनिया के सामने रखें, इंडिया के सामने रखें, है ना, और क्लीन फ्यूल रखें एनवायरनमेंट के लिए। अब इसमें देखो 20% होगा तो कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा ना, तो यही इसका उद्देश्य है। द इंटरवेंशन ऑल्सो सीक्स टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों इस हस्तक्षेप से जो ऊर्जा आवश्यकता है उसके लिए जो आयात निर्भरता है वो हमारी कम हो जाएगी, और कृषि क्षेत्र में भी क्या मिलेगा, बढ़ावा। देखो प्राइस बढ़ा है तो जो गन्ना बेसिकली अगर हम देखें तो गन्ने से बेसिकली शुगर मिल में हम चीनी बनाते हैं, है ना, तो बहुत सारे आपको पता है शुगर मिल्स के ऊपर बहुत सारे एरियर्स और बहुत सारे ड्यूज हैं फार्मर के। तो अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है ना, इतना सारा जो गन्ना हम उगा रहे हैं तो फार्मर्स को भी क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है ही, ठीक है। तो दोनों फायदे हो जाएंगे, एक तीर से दो शिकार।
इथेनॉल एक बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एक एग्रो बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्ट होता है एंड इसको मेनली हम किससे, जो हमारा शुगर इंडस्ट्रीज है ना उसके बाय प्रोडक्ट से बनता है। मोलासिस जो होता है ना, जो मतलब आप जूस निकाल के गन्ने का जो बाकी बचता है, तो उससे हम बेसिकली क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। तो अच्छी बात है ना कि उसके बाय प्रोडक्ट से हम एक नया प्रोडक्ट बना पा रहे हैं इथेनॉल, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं और एक एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ है और किसानों की इनकम भी बढ़ जाएगी। ये जो है नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है, जो शुगर है उसका फर्मेंटेशन हम करते हैं यीस्ट के द्वारा, या हम पेट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा जिसको हम इथाइलिन हाइड्रेशन बोलते हैं। आपसे कोई पूछे कि किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इथाइलिन हाइड्रेशन एक प्रोसेस है, या आप प्राकृतिक रूप से फर्मेंटेशन करा सकते हो यीस्ट से, ठीक है, उससे भी आप इसको बना सकते हो। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया था जनवरी 2003 में सरकार ने इसको स्टार्ट करके लॉन्च किया था। ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या था कि हम एक ऑल्टरनेटिव एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल को प्रमोट करना चाहते थे। एक ऐसा फ्यूल जो एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, अच्छा हो, उसको हम प्रमोट करना चाहते थे। इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द कंट्री डिपेंडेंस ऑन द क्रूड ऑयल इंपोर्ट। दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो देश के अंदर में जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आयात करते हैं, वो जो डिपेंडेंस है वो कम हो। हम चाहते हैं कार्बन का एमिशन कम हो और फार्मर की इनकम बढ़े। इस उद्देश्य से हमने इसको लॉन्च किया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एडवांस द टारगेट फॉर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 2025 फ्रॉम 2030। पहले हमारा टारगेट था 2030 तक कि इथेनॉल 20% मिलाएं हम किसके अंदर में, पेट्रोल के अंदर में, बट हमने टारगेट को एडवांस कर दिया है। अब हमने टारगेट को क्या कर दिया, एडवांस। अब हमने टारगेट को 2025 कर दिया है इंस्टेड ऑफ 2030। अब दोस्तों रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं। रिलेटेड सर्च में दोस्तों E20 है क्या, आपको पढ़ना चाहिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर एंड टाइप ऑफ बायोफ्यूल, कितने प्रकार के बायोफ्यूल होते हैं। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू स्टडी। सो दीज आर रिलेटेड सर्च टॉपिक, और आपको इनके बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार। टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/सुमित राठी UPSC। तो एक बार आप इसको क्या कर लो दोस्तों, ज्वाइन कर लो, तो यहाँ पर आपको PDF जो है वो मिल जाएगी। According to India's national policy on biofuel, which of the following can be used as raw material for the production of biofuel? ठीक है, सो कह रहा कि भारत की जो नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल के ऊपर में, उसके हिसाब से आप बताइए कि कौन सी चीज़ को इसमें से हम रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो पहला है कसावा, ये आलू जैसा होता है बेसिकली, शकरकंदी टाइप का। डैमेज व्हीट ग्रेन, ठीक है, ग्राउंड नट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रोटन पोटैटोज एंड शुगर बीट्स। कौन सा सही है इसमें, बताओ कौन सा सही है, फटाफट बताओ गाइज। एक बार वीडियो लाइक कर दो यार, जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं फिर से, जिन्होंने नहीं किया है लाइक वीडियो को, उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो बाकियों के साथ में, ताकि सारे लोग जो है वो हमारे साथ में कनेक्ट हो सकें। कौन सा सही है, चलिए इसमें सही जवाब है वो है ए। ठीक है, पहला, दूसरा, पांचवा और छठा। ठीक है, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। देखो, अरे जो ग्राउंडनट सीड्स होते हैं यार, ये तो ठीक है, हॉर्स ग्राम, ये कहाँ मिलता है यार, ये प्रोटीन के सोर्स हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास हो तो हम अपनी जनता को ना खिला दें, लेकिन जो डैमेज व्हीट है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कसावा को, रोटन पोटैटोज को कर सकते हैं, और शुगर बीट जो है इनको हम कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, डेंगू फीवर। देखो यार, मैं आपको बता दूं, भारत में ना इस साल अगर हम देखें तो पिछले साल तो कोरोना था, तो कोरोना तो कम है अब, लेकिन डेंगू के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, दो दोस्त हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मेरे दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है हबीबी 69 और एक है 72। 69 इज ऑल ओके, एकदम बढ़िया है, बट 72 को फीवर आया हुआ है। ठीक है, इज इन हॉस्पिटल। मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यार ये नया इनिशिएटिव हमने स्टार्ट कर लिया है, तो जाना है मुझे उससे मिलने। हॉस्पिटल में हो 3-4 दिन से बेचारा, और उसको डेंगू हो रखा है। ठीक है, डेंगू फीवर की वजह से वो हॉस्पिटल में है। तो जो हबीबी 72 है, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी जो देखी गई है वो 2 नवंबर को देखी गई है दिल्ली के अंदर में। 2 नवंबर को दिल्ली के अंदर में हाईएस्ट जो लोग मरे हैं ना, सबसे ज़्यादा वो 2 नवंबर को मरे हैं दिल्ली के अंदर में। तो डेंगू फीवर के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में क्या हो रहे हैं दोस्तों, बढ़ रहे हैं।
दिल्ली और कह सकता हूँ मैं इंडिया के अंदर में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कितने प्रकार का डेंगू होता है? डेंगू 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो डेंगू फीवर और एक होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। जो डेंगू फीवर है वो भी खतरनाक होता है, इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, शरीर टूट जाता है इसमें। और जो हेमोरेजिक फीवर है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। उस हेमोरेजिक फीवर के अंदर में दोस्तों आपका मतलब जान भी जा सकती है, ठीक है। तो केसेस जो है बढ़ रहे हैं। केसेस किससे होता है? तो मच्छर के काटने से, मादा एनाफ्लीज, ठीक है। मादा फीमेल जो मच्छर है वही काटती है, मेल मच्छर कुछ नहीं कहते। काटने का काम फीमेल का ही होता है, फीमेल मच्छरी जो है वो काटती है और उससे हम जो है बीमार होते हैं, हमें डेंगू होता है, ठीक है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। संवाहक के रूप में कौन काम करता है दोस्तों? मस्कीटो, वेक्टर, ठीक है। मच्छर जो है इसके संवाहक के रूप में कार्य करता है काटने से। अच्छा, इसका जो मच्छर है इसकी खास बात क्या है? ये मच्छर ये दिन में काटती है आपको, ठीक है, रात में नहीं काटती। ये साफ पानी के अंदर बैठती है। सुबह जब होती ना, जब सुबह सुबह हो रही है ऐसे, जब शाम होती है, डॉन एंड डस्क, उसके टाइम पे ज़्यादा काटती है। और जो 6 साल से बड़े होते हैं, ठीक है, बच्चे जो होते हैं मुख्यतः इससे लपेट में आ जाते हैं। और वो बच्चे जो 6 साल से ज़्यादा है, छोटे का तो हम ध्यान रखते हैं, जो 6 साल के बाद हम थोड़ा ध्यान कम रखते हैं, तो उनको डेंगू की संभावना जो है, खतरे जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो डेंगू केसेज ऑन द राइज इन इंडिया, दिल्ली रिकॉर्ड्स इट्स फर्स्ट डेथ। तो ये हमने बताया दोस्तों, ये आपका कहाँ पे आया हुआ है? ये डाउन टू अर्थ के अंदर में आया हुआ है। 12 स्टेट्स के अंदर में जो है डेंगू की चपेट में आ रखे हैं भारत के, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर के डेटा में बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर में अपनी पहली फर्टिलिटी मतलब पहली मृत्यु जो है वो हो गई है नवंबर 2 को, ठीक है, यानी कि कल। इन नेबरिंग नेपाल 43,685 केसेस जो है डेंगू के इसको रिकॉर्ड किए गए हैं। अभी 31 अक्टूबर 2022 तक इतने केसेस जो है रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। डेंगू क्या है दोस्तों? डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ठीक है, एक वेक्टर के द्वारा होता है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एडिस एजिपेटी मॉस्किटोज। तो ये आपका एजिपेटी मच्छर के काटने से होता है। मादा एंडीज मच्छर होती है, वो इसको काटती है, तभी ये होता है। डेंगू फीवर जो है इसको हम बैकबोन फीवर भी, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, मतलब हड्डियां टूट जाती, शरीर टूट जाता है यार, ठीक है। तो ये सभी एज ग्रुप को प्रभावित कर सकता है, बट मुख्य रूप से मैंने बताया 6 साल से बड़े। सिम्टम्स इसके अंदर में क्या है? तो कॉमन सिम्टम्स है, बहुत तेज बुखार आएगा आपको, ठंड लगेगी दोस्तों, आपको खांसी होगी, है ना। ये इसके क्या है दोस्तों? कॉमन सिम्टम्स हैं दोस्तों। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है आपको। इट कैन कॉज सीरियर कॉम्प्लिकेशन लाइक हेमोरेजिक फीवर, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक से खून आ सकता है, गम्स में दांतों जब जो आपके मसूड़े होते हैं वो फुल स्वेल हो जाते हैं, आपका लिवर बढ़ जाता है, ठीक है। आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका फेलियर भी हो सकता है किसी सीवियर केस में। मामला बढ़ गया ना, तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका फेलियर भी हो सकता है। पेन इन द मसल एंड जॉइंट्स, इसकी मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द होता है। रैशेज इन द बॉडी, गर्दन के अंदर में बॉडी के ऊपर में दाने हो जाते हैं, बहुत तेज भयानक दर्द होता है। डिस्कम्फर्ट बिहाइंड द आईज, आंख के पीछे दर्द होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, ठीक है, और आपका मितली जो है वो महसूस होती है। सो दीज आर द सिम्टम्स जो आपको डेंगू के अंदर में महसूस होते हैं। 2 प्रकार का डेंगू होता है दोस्तों। पहला मैंने बताया डेंगू फीवर, दूसरा होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, DHF। डेंगू फीवर जो है दोस्तों, इट इज सीवियर फ्लू लाइक इलनेस, ठीक है। डेंगू बुखार एक गंभीर फ्लू जैसी बीमारी है दोस्तों। डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है, इट इज मोर सीवियर फ्रॉम अ डिजीज विच में कॉज डेथ, ठीक है। जो दूसरे वाला है ना हेमोरेजिक फीवर, ठीक है, ये अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये एक ऐसा है जिससे मौत तक हो सकती है, इट कैन कॉज योर डेथ। कॉज कारण के बारे में बात करते हैं, कह रहा है विद द एब्सेंस ऑफ एनी क्रेडिबल वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज येट। अब कॉज क्या है दोस्तों? देखो क्या है ना कि इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक है नहीं। तो डेंगू से बचना है तो एक ही तरीका है दोस्तों, वो क्या है? मच्छरों से निपटो, है ना। कोशिश करो कि आपके आसपास मच्छर ना हो, मच्छर एकत्रित ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट, यही एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो। और देखो मच्छर तो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, तो इसीलिए आप देखोगे तो डेंगू के केसेस इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप क्या करो, मच्छरों का कंट्रोल करो। अनलाइक अदर मॉस्किटोज, जो बाकी मच्छर हैं वो तो रात में काटते हैं, ये आपके डे बाइटर होते हैं, दिन में काटते हैं। जब आपका सूरज उग रहा होता है, सूरज ढल रहा होता है ना, उस टाइम पे ज़्यादा अटैक करते हैं, ज़्यादा खाते हैं आपको। जो बच्चे होते हैं 6 साल से ज़्यादा, उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो इस इन्फेक्टेड मच्छर के द्वारा काट लिए जाएं। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है? देखो टाइमली आपको पता चल जाए सही समय पे, ठीक है, और सही समय पे आपको पता चल जाए और आप दवाई लेने लग जाओ, यही इसका तरीका है, और कोई तरीका नहीं। टाइमली मेडिसिन अटेंशन एंड सुपरविजन आर नॉन टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन राइजिंग फ्रॉम द डिजीज। कीपिंग फीवर अंडर कंट्रोल, बुखार को कंट्रोल में रखो, बहुत सारा फ्लूइड कंज्यूम करो, ठीक है, रिहाइड्रेट रखो बॉडी को, ठीक है, ये इसका काम है। द ओनली वे टू कंट्रोल और प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू इज टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। कह रहा है एक ही तरीका है,
आपको जो मच्छर पैदा हो रहे हैं ना, बस मॉस्किटो की ब्रीडिंग है, उनको आपको रोकना है जितना हो सके। यही एक तरीका है इस मच्छर को, इस बीमारी को फैलने से रोकने का। रिलेटेड सर्च में बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे 2 केसेस हैं, नमूनिया और चिकुनगुनिया। ये आपको देखने हैं, नमूनिया क्या होता है, साथ साथ में चिकुनगुनिया। सो ये 2 चीज़ें हैं जो आप रिलेटेड सर्च के अंदर में यहाँ पे देखोगे। अगली बात करते हैं दोस्तों जोजिला डे के बारे में, ठीक है। जोजिला डे बेसिकली हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जब 1947-48 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, युद्ध जो हुआ था, तो पाकिस्तान की जो घुसपैठिए थे उन्होंने जोजिला पास के ऊपर में कब्जा कर लिया था। बिकॉज जोजिला पास जो है इसको लद्दाख का गेटवे कहते हैं, तो उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो उस पर हमारी जो एक पैरा ट्रूपर्स थे उन्होंने कोशिश की कि इस एरिया को कैप्चर किया जा सके, बट वो विफल रहे। उसके बाद इंडियन आर्मी ने, ठीक है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस ऑपरेशन के बाद में इसको कैप्चर किया गया था। ये जो जोजिला पास है इसके ऊपर पहली बार इतनी हाइट पे पहली बार टैंक जो हैं वो इस्तेमाल हुए थे। एक ऑपरेशन इसके लिए लॉन्च किया गया था। उस ऑपरेशन का जो नाम था, उस कोड नेम जो था मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन बाइसन, ठीक है। तो उसके लिए तो जोजिला डे बेसिकली हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हम अपनी सेना की बहादुरी को दिखा सके कि ये जो आईसी सरफेस है बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ, यहाँ पे हम टैंक लेके चले गए और हमने जोजिला पास को दोबारा से जो पाकिस्तान के घुसपैठिए थे उनसे क्या किया था, हमने रिकैप्चर किया था। तो इसीलिए जोजिला डे जो है वो कोमेमोरेट किया जाता है, मनाया जाता है दोस्तों। सो जोजिला डे वाज कोमेमोरेटेड एट जोजिला वॉर मेमोरियल नियर द्रास ऑन नवंबर 1 टू सेलिब्रेट द गैलेंट एक्शंस बाय द इंडियन ट्रूप्स। जो भारत की ट्रूप्स ने, भारत की सेना ने ऑपरेशन बाइसन जो लॉन्च किया था 1948 में, जो साहस दिखाया था, उसी को याद करते हुए दोस्तों बेसिकली हम जोजिला डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑपरेशन बाइसन जो है इन 1948 इट वाज लॉन्च इन द आईसी हाइट ऑफ द जोजिला पास। तो 1948 के अंदर में हमने बेसिकली जोजिला पास के अंदर में, जिसको गेटवे ऑफ लद्दाख कहते हैं, वहां पर हमने ऑपरेशन बाइसन को क्या किया था, लॉन्च किया था। जोजिला डे जो है इट एपिटोमाइज द इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी एंड नेवर डे से डाई एटीट्यूड ऑफ द इंडियन आर्मी। कहता है ये जो दिवस हम मनाते हैं ना, भारतीय सेना की बहादुरी की अदम्य भावना और नेवर डाई जो एटीट्यूड है ना, नेवर से डाई कि हम मरेंगे नहीं, उसको क्या करता है, दिखाता है, दर्शाता है। द बैटल वाज आल्सो हिस्टोरिक फॉर द रीजन दैट टैंक वर फर्स्ट यूज्ड इन दिस हाइट। ये लड़ाई इसलिए भी दोस्तों एक ऐतिहासिक थी क्योंकि इस ऊंचाई पर पहली बार टैंक का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन बाइसन कोड नेम था दोस्तों, ये जो उन्होंने घुसपैठियों ने जोजिला एरिया को कैप्चर कर लिया था ना, तो उसके बाद में ये कोड नेम था। ऑपरेशन बाइसन इज द कोड नेम ऑफ असोल्ट एंड कैप्चर ऑफ जोजिला, द्रास एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख बाय द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 एंड 48। तो ऑपरेशन बाइसन जो है एक बेसिकली कोड नेम था दोस्तों, किसका कोड नेम था ये आपका, जो इन्होंने आके इस पे कब्जा कर लिया था, तो भारतीय आर्मी ने इसको वापस दोबारा रिकैप्चर किया था। जोजिला हैड बीन सीज्ड बाय द पाकिस्तानी रेडर इन 1948 इन देयर कैंपेन टू कैप्चर द लद्दाख। वो लद्दाख को कैप्चर करना चाहते थे, इसीलिए उनके घुसपैठियों ने पहली बार जोजिला दर्रा, बिकॉज जोजिला दर्रा जो है दोस्तों इट इज द गेटवे ऑफ द लद्दाख, इसलिए सबसे पहले उनको इन्होंने कैप्चर किया था। और उसी को छुड़ाने के लिए हमारी सरकार ने, ठीक है, 1 नवंबर को दोस्तों ये डेयरिंग असोल्ट हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसीलिए हम इसको जोजिला डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनिशियली एन अनसक्सेसफुली अटैक वाज लॉन्च बाय द 77th पैराशूट ब्रिगेड। तो हमारी जो 77वीं पैराशूट ब्रिगेड है, जिसको हम अटल ब्रिगेड के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने भी प्रयास किया था बट वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब जोजिला पास के ऊपर हम जोजिला टनल बना रहे हैं। आज हमें लगभग 3 घंटे लगते हैं इसको पास करने में, इस दर्रे को, ठीक है, इस जोजिला पास को पास करने में हमें लगभग 3 घंटे लगते हैं। एक बार ये टनल बन गई ना, ये टनल लगभग जो है 14 किलोमीटर लंबी टनल बना रहे हैं। 2018 के अंदर में प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया था भारत सरकार ने। जैसे अटल टनल बनी है ना, ऐसे ही जोजिला टनल बना रहे हैं। एक बार ये बन गई तो एशिया की पहली बाई डायरेक्शनल टनल होगी, सबसे बड़ी। तो आप मान के चलो जो 3 घंटे का रास्ता है, वो रास्ता केवल हम 15 मिनट के अंदर में पूरा रास्ता कवर कर लेंगे। व्हेन कंप्लीटेड इट विल बी द लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल इन द एशिया। जब बन जाएगी दोस्तों तो एशिया की सबसे बड़ी बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ से आने वाली टनल ये रहेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो यार फटाफट से। जिनको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो जल्दी से। वीडियो लाइक कर दो यार प्लीज़, शेयर करो यार चैनल को, प्लीज़ लाइक और शेयर करो जितना कर सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है ना, मान लो एक पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत, ये माउंटेन है, इसकी ये हाइट है, इतनी ऊंचा है, लेकिन अचानक से एक ऐसा पॉइंट हो जहां पर इसकी हाइट जो है कम होती है,
ठीक है, या वहाँ पे हो सकता है पर्वत हो ही ना, तो ऐसे जगहों को हम दर्रा कहते हैं। एक पर्वत श्रृंखला में, पर्वत रेंज में एक ऐसी जगह है जहाँ पर पर्वत की एवरेज हाइट थोड़ी कम हो, ठीक है, जिसको पार किया जा सके, वहाँ से हम पार, ऐसा तो है नहीं हम चोटी से चढ़ के पार करेंगे। हिमालय को हम माउंट एवरेस्ट से थोड़ी पार करते हैं, हम दर्रों से पार करते हैं जहाँ से वो नीचा होता है, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, दर्रा। फेज 2 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, तो दोस्तों हमारे डीआरडीओ ने ना इसको टेस्ट फायर कर लिया दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना, ये सेल्फ प्रोपेल्ड होती है। एक बार आप छोड़ देते हो पैराबोलिक पाथ के अंदर ये ट्रैवल करती है, यहाँ से आपने छोड़ा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, पैराबोलिक पाथ। दूसरी होती है हमारी क्रूज जेट मिसाइल, उसके अंदर जेट इंजन होता है, आप उसको मैन्यूवर कर सकते हो, मतलब किस जगह में जाना है किस में नहीं। ये तो एक बार छोड़ी जाती है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ ये जो है ट्रैवल करती है। तो ये जो मिसाइल हमने बनाई है, ठीक है, टेस्ट फायर किया डीआरडीओ ने, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, लो रेंज और हाई रेंज के अंदर में अगर भारत के एयर स्पेस के अंदर में किसी भी प्रकार का विमान या किसी प्रकार की कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर एंटर करती है, तो उसको ये क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, टैकल करेगी और उसको हवा में ही फोड़ देगी। तो ये टेस्ट मिसाइल को हमने क्या कर लिया दोस्तों, टेस्ट फायर कर लिया है। डीआरडीओ कैरीज आउट मेडन टेस्ट ऑफ फेज 2 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ठीक है, तो डीआरडीओ ने जो मेडन टेस्ट है फेज 2 का, उसको पूरा कर लिया है दोस्तों। फेज 2 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, डीआरडीओ and DRDO conduct maiden flight test of ballistic missile defense interceptor missile successfully. The AD is the long range है। डीआरडीओ ने बेसिकली क्या किया है दोस्तों, ये मेडन टेस्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट की है। ये बेसिकली एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, मतलब इंडियन एयर स्पेस के अंदर में मान लो कोई हवाई जहाज आता है या कोई बैलिस्टिक मिसाइल आती है तो उसको इंटरसेप्ट करके ये डिस्ट्रॉय कर देगी। इसको नाम दिया गया AD-1। तो AD-1 जो है एक लॉन्ग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसको डिज़ाइन किया गया फॉर लो एक्सो एटमॉस्फेयर एंड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए दोस्तों, जो हमारी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है ना उनके लिए, और एयरक्राफ्ट दोनों के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट दोनों के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ये जो प्रोपेल्ड की गई है इसको बेसिकली एक 2 स्टेज सॉलिड मोटर के द्वारा, ठीक है, हम प्रोपेल्ड करते हैं, और सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी इसमें लगी है वो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारे देश में ही बनी है। जो नेविगेशन सिस्टम है, जो गाइडेंस एल्गोरिदम है, वो हमने खुद भारत के अंदर में बेसिकली इसको क्या किया है दोस्तों, हमने बनाया है। बैलिस्टिक मिसाइल अगर हम बात करें तो ये ऐसी रॉकेट्स होती है जो सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, मतलब एक बार छोड़ दी पैराबोलिक पाथ के अंदर में खुद को ट्रैवल करेगी। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वेपन होता है दोस्तों ये आपका रॉकेट चलित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार होता है हमारा। ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है एंड इट डिलीवर अ पेलोड फ्रॉम इट लॉन्च साइट्स टू द प्री डिटरमाइंड फिक्स लोकेशन। आपने जो बम, गोला बारूद, हथियार जो भी इस पे डाला, न्यूक्लियर वेपन जो भी है, तो ये एक प्री डिटरमाइंड लोकेशन पे जाकर ही हिट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है दे कैन कैरी कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव एज वेल एज केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर म्यूनिशन। इंडिया का जो BMD डेवलपमेंट है बिगन इन द 1999, तो भारत जो है इंडिया का जो BMD है, ठीक है, जो हमने आपका स्टार्ट किया था, ये हमने 1999 में स्टार्ट किया था कारगिल वॉर के बाद में। प्राइमरी इट वाज एम्ड टू ऑग्यूमेंट इंडियाज डिफेंस अगेंस्ट द पॉसिबल न्यूक्लियर अटैक फ्रॉम पाकिस्तान। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो हम ये कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं बेसिकली, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अगर मान के चलो पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर अटैक करता है तो उससे हम किस प्रकार से अपने आप को बचा सके, ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो यार, हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, जल्दी से फटाफट से एवरीबडी। देखो लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने बात की, हमारे जो देश की प्रेसिडेंट है उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कही है। क्या कही है मैं बता देता हूँ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेज एक्ट ईस्ट पॉलिसी फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कह रहा कि जो नॉर्थ ईस्ट है ना उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करती है। President Draupadi Murmu has said development of infrastructure is a key parameter for the growth of all the state। कहा है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है
उनकी अगर ग्रोथ करनी है तो वहां पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। ये सबसे पहली कंडीशन है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। इसीलिए भारत सरकार का फोकस है दोस्तों किसके ऊपर? नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और फोकस के साथ में सरकार इस पर काम कर रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इट बेसिकली फोकस ऑन एक्सटेंडेड नेबरहुड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। कह रहा है कि भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। द पॉलिसी वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन इकोनॉमिक इनिशिएटिव एंड इट हैज गेन्ड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो ये जो नीति है दोस्तों, इसको मुख्य रूप से हमने एक आर्थिक इनिशिएटिव के रूप में डेवलप किया था। हम चाहते थे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, पहले सब वेस्ट की बात करते थे, यूरोप के साथ व्यापार करो, अमेरिका के साथ व्यापार करो, तो भारत ने पहली बार सोचा कि यार वो तो ठीक है, वो डेवलप्ड हैं, लेकिन जो हमारी जो ईस्टर्न कंट्री, आसियान कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर में भी बहुत सारा ट्रेड पोटेंशियल है, तो इनके साथ भी व्यापार करो। तो 2004 के अंदर में, 3 के अंदर में पहली बार ये नीति को आगे रखा गया, जिसका नाम दिया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि हमें ईस्ट की तरफ भी देख के काम करना चाहिए, ठीक है, इधर देख के हमें काम करना चाहिए। तो ये उस समय लॉन्च किया गया था। एक स्ट्रैटेजिक एंड कल्चरल डायमेंशन है इसकी। हम चाहते हैं कि कल्चर के माध्यम से हम अपने जो नॉर्थ ईस्ट है उसको कनेक्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चरली, ठीक है, कल्चरली, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बना सके हम ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में, ठीक है। सिक्योरिटी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। इसका जो फोकस है वो आसियान कंट्रीज के ऊपर रख रहे हैं हम, ठीक है, आसियान कंट्री। साथ साथ में हम आसियान कंट्री के साथ हम चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, हम आर्थिक रूप से उनसे जुड़े। साथ साथ में हम ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो, ये भी हम चाहते हैं। तो ये इसका क्या है दोस्तों? प्राथमिक उद्देश्य है। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 4 C को हाईलाइट किया, 4 C, और वो 4 C कौन से हैं दोस्तों? कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो उन्होंने कहा है कि हमें आपका संस्कृति, व्यापार, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी, क्षमता निर्माण के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों रहीनो हॉर्न्स एंड श्रिंकिंग, ठीक है। जो ये हॉर्न है ये छोटे होते जा रहे हैं। तो हुआ क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ, ठीक है। एक ऐसी संस्था है जो बेसिकली फ़ोटो देख के पुराने जो 500 साल के पुराने 5 दशक के जो फ़ोटो हैं, 5 सेंचुरीज़ की जो फ़ोटो हैं, इनके देख के ये अनुमान लगा रही कि पहले जो है ये जो रेनोसोर्स हैं, रेनोसर्स जो हैं यानी कि रहीनो, ये पहले कैसे दिखते थे और आज कैसे दिखते थे। तो इतने लंबे टाइम का जो फोटो इन्होंने देखा है उससे एनालाइज इन्होंने किया है कि जो इनके सींग है ना वो लगातार छोटे होते जा रहे हैं, समय के साथ साथ इनके सींग छोटे होते जा रहे हैं। तो ये अभी एक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है। तो एक अच्छा तरीका है पता लगाने के किस प्रकार से इनके ऊपर प्रेशर है। अब ये छोटे क्यों हो रहे हैं दोस्तों? बिकॉज ऑफ द पोचिंग, इनका इलीगल पोचिंग किया जा रहा है, इनको शिकार किया जा रहा है। पहले सींग बहुत बड़े होते थे बट अब कम है। ऐसे ही हाथियों के बारे में कहा जा रहा है, जो हाथियों के टस्क थे वो भी पहले बहुत बड़े बड़े होते थे बट जैसे जैसे धीरे धीरे उनका तोड़ा गया, शिकार किया गया, तो अब वो छोटे हुए हैं। ऐसे जो वाइल्ड गोट होती है, बकरी होती है, उसके भी सींग होते हैं। तो कह रहे हैं वो भी पहले बहुत बड़े होते थे, ठीक है, अब वो भी क्या होने लगे, धीरे धीरे छोटे होने लगे, है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो रहीनोज हॉर्न्स आर श्रिंकिंग। सो क्यूरियस आपका कोलाज शोज रहीनोज हॉर्न्स आर श्रिंकिंग। सो क्या बताया गया दोस्तों? द हॉर्न्स ऑफ राइनोसोर्स में हैव बिकम स्मॉलर ओवर टाइम। कह रहे हैं कि लगातार इसके सींग छोटे होते जा रहे हैं। तो अभी एक रीसेंट स्टडी आई है, उसके अंदर में ये बताया गया है दोस्तों, फोटोग्राफ्स के अंदर में दिखाया गया है। द स्टडी होल्ड्स अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 4000 रहीनोज इमेज। तो इसमें लगभग 4000 के आसपास जो है रहीनो, एक सींग वाले गैंडे की इमेज जो है वो दिखाई गई है। एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेयल दिखाया गया है दोस्तों, लगभग 1481 फोटोग्राफ्स का, ऑफ विच द अर्लीस्ट वॉज टेकन इन 1862। पहला जो फोटो है इसमें वो 1862 में लिया गया था। कुल मिला के कितने फोटो हैं? लगभग दोस्तों 1481 फोटोग्राफ्स जो है वो यहाँ पे लिए गए हैं। दे स्टडीड 3158 इमेजेस। इसमें उन्होंने 3158 इमेजेस को क्या किया है दोस्तों? स्टडी किया है और उन्होंने प्रयास किया है कि देखा जाए दोस्तों कि इनमें क्या परिवर्तन हुए हैं। आदमी और रहीनोज जब से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या परिवर्तन आए हैं पिछले 500 सालों में। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो हुआ क्या है दोस्तों, एक कोलाज बनाया गया फोटो का, ठीक है, 1481 फोटोज का कोलाज बनाया गया जिसमें लगभग 4000 रहीनोज की इमेज जो है वो रखी गई हैं। इसके अंदर में पहली जो सबसे पुरानी फोटो खींची थी वो 1862 में खींची गई है। तो इससे क्या हुआ है दोस्तों, इन इमेजेस के आधार पर, ठीक है, ये देखा जा रहा है कि जो पिछले 500 सालों के अंदर जो आदमी और रहीनोज के अंदर जो इंटरेक्शन हुआ उसमें क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया है। दे आइडेंटिफाइड 80 इमेजेस। इन्होंने 80 इमेज ऐसी छाटी हैं
जो पांचों रहीनो स्पीसीज की, रहीनो की 5 स्पीसीज पाई जाती थी, तो इन्होंने 80 इमेज इसमें से छाटी हैं टू एनालाइज द चेंज इन द हॉर्न लेंथ, ताकि ये देख सके उनके सींग के अंदर में कितना बदलाव हुआ है, ठीक है, छोटा बड़ा कितना हुआ है उसके ऊपर। एक्सट्रैक्टिंग मॉर्फोलॉजिकल डेटा फ्रॉम द फोटोग्राफ, और इन्होंने इसी में से रूपात्मक डेटा, मॉर्फोलॉजिकल मतलब ये पहले कैसे दिखते थे और आज कैसे दिखते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल डेटा जो है यहां से क्या किया इन्होंने, गैदर किया है। अब कह रहा है कि सर ये रीजन क्या है कि इनके सींग छोटे होने के, देखो इनका जो रीजन है पहला बोला जा रहा है वो है सेलेक्टिव प्रेशर, इनके ऊपर प्रेशर है हंटिंग का, ठीक है, शिकार किया जा रहा है, ये इसका मेन रीजन है कि इनका जो सींग है वो छोटा होता जा रहा है। एंड इंडिकेटिंग अ यूटिलिटी फॉर इमेज बेस्ड अप्रोच इन द अंडरस्टैंडिंग सोसाइटल परसेप्शन ऑफ लार्ज वर्टेब्रेट्स एंड ट्रेट इवोल्यूशन। तो इससे हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से हमारे जो एक सोसाइटी के अंदर में इतना बड़ा जो वर्टेब्रेट्स है, ठीक है, उस पर किस प्रकार का यहाँ पर प्रेशर है, उसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो उसको इंडिकेट कर रहा है। स्पीसीज फेस थ्रेट्स, ठीक है, आपको मैं बता दूं रहीनोज की जो डिफरेंट स्पीसीज है उनको थ्रेट है, खतरा है। वन हॉर्न रहीनो जो इंडिया में पाया जाता है वो सबसे बड़ा है रहीनोज के अंदर, बट इसके अलावा सुमात्रन, जो सुमात्रा के अंदर में और जावा के अंदर में जो रहीनोज पाए जाते हैं वो तो लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आप मान के चलो। अफ्रीका के अंदर में भी वाइट रहीनोज पाए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हैं, अभी अवेलेबल है वाइल्ड के अंदर में। बाकी वन हॉर्न रहीनोज आपको पता है इंडिया के अंदर में काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में, और इंडिया में हम उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रख के हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये आपको बताया गया। इसके अलावा और भी कुछ पैटर्न्स देखे गए हैं, जैसे मैंने बताया टस्क साइज जो एलिफेंट के अंदर में, वाइल्ड शिप के अंदर उनके सींग की जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये भी हम इसी प्रकार का मॉर्फोलॉजिकल डेटा जो हम गैदर कर रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ द फोटोग्राफ्स। राइनोज हॉर्न एंड श्रिंकिंग, तो ये आपका टॉपिक आया हुआ है दोस्तों, ये टॉपिक जो टाइपिस्ट है मेरे ख्याल में सुबह सुबह नींद में था तो उन्होंने गड़बड़ कर दी है, तो बेसिकली ये यहाँ लगाना चाहिए था, ठीक है, राइनोज हॉर्न श्रिंकिंग। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर बेसिकली ये पहाड़ी कम्युनिटी जो है ना, ठीक है, द हिंदू के अंदर आया हुआ है, तो जो पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल गया है, शेड्यूल्ड एसटी का टैग उनको मिल गया है। प्यारे बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो डिलिमिनेशन कमीशन है, ठीक है, जो परिसीमन आयोग है वो जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर रहा है, डिलिमिनेट कर रहा है, मतलब उसकी टेरिटरी जो है उसकी, उसको डिमार्केट कर रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में और लद्दाख के अंदर में बेसिकली इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज चल रही है। तो कई सारी कम्युनिटीज़ जो है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सारी सीट असेंबली सीट है उसमें कुछ सीट जो हैं स्पेसिफिकली रिजर्व की जाएंगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो उसमें एक ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। तो पहाड़ी जो एथनिक कम्युनिटी है दोस्तों उसको शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट के अंदर में ऐड कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी एडेड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल कमीशन ऑन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है NCST उसको क्लियर कर दिया गया है ताकि पहाड़ी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर में ऐड किया जा सके, किसमें, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। साथ ही साथ पहाड़ी ट्राइब के अलावा दोस्तों आपका अगर हम बात करें तो जो पद्धारी जनजाति है, पद्धारी जनजाति, पद्धारी, कोली, गड़ा, ब्राह्मण, इनको भी जो है ऐड कर दिया गया है ST लिस्ट के अंदर में, किसके द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा। जो पद्धारी का ट्राइब है ये मोस्टली अगर आप देखोगे तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है ना जम्मू एंड कश्मीर का, तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो पद्धार एरिया है वहाँ पर ये पाए जाते हैं दोस्तों। एक रिमोटेस्ट एरिया है, पुराना जो पहले डोडा डिस्ट्रिक्ट था ना ये उसके अंदर आता था, बहुत रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कोई जानता मतलब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। जबकि कोली और जो गड़ा ब्राह्मण है, ठीक है, ये डिफरेंट एरियाज़ के अंदर में पाए जाते हैं। The suggestion for the inclusion had come from the commission set up for the socially and educationally backward class in Union Territory। तो ये जो सिफारिश आई थी कि इसको इन चारों ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब बनाओ, तो ये जो सिफारिश थी बेसिकली आई थी, सुझाव आया था क्योंकि हमने यहाँ पे एक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग हमने गठित किया था, उस आयोग से सुझाव आया था, तब हमने ये काम किया है, तब ये फैसला लिया गया है। द डिलिमिनेशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी हैविंग बीन डन। मैंने आपको बताया यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर है इसका डिलिमिनेशन हम कर रहे हैं अभी, और बहुत जल्दी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर ये जो ST कम्युनिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। द डिलिमिनेशन कमीशन हैज़ रिजर्व 6 of the 9 असेंबली सेगमेंट्स इन द पीर पंजाल वैली फॉर ST। तो जो पीर पंजाल की घाटी है इसमें 9 में से 6 को ST के लिए रिजर्व किया है, तो आगे इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। पीर पंजाल वैली जो है उसके अंदर ऑल्सो अगर आप देखोगे तो गुज्जर भी रहते हैं, बक्करवाड़ भी रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, और ये ऑलरेडी ST कैटेगरीज के अंदर में है। और अभी इसमें बात चल रही थी कि जो पहाड़ी कम्युनिटी को आप ST में बनाओ तो ये गुज्जर और बक्करवाल जो थे बेसिकली
ये इसको अपोज कर रहे थे। इनका मानना था कि अगर इनको भी अगर आप एसटी में शामिल कर लोगे तो उनका वर्चस्व जो है, उनको जो फायदे मिल रहे थे वो कम हो जाएंगे। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं संवैधानिक। अभी कुल मिला के 744 कास्ट जो है उनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर में पूरे भारत के अंदर में कैटेगराइज किया गया है, विथ 4 मोर इंक्लूजन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, 2 इन द नॉर्थ ईस्ट एंड 1 इन द हिमाचल प्रदेश। टोटल जो कास्ट है अब टोटल मिला के कितनी हो गई है, 750। तो कुल मिला के एसटी के अंदर में अब कितनी है भारत में, 750 कास्ट जो है वो किसके अंदर आती है, शेड्यूल ट्राइब के अंदर में आती है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। समझ में आया, पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ फॉलो करें मुझे टेलीग्राम के ऊपर, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है t.me/सुमित राठी UPSC। ठीक है, ये हमारा चैनल है। PDF अभी आपको मैं इस पर दे दूंगा, अभी डाल दूंगा PDF, आप जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल PDF ले लेना वहाँ से। सुबह मॉर्निंग करंट अफेयर जो हमने कराया था उससे पहले हमने क्विज़ कराई थी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार जाके क्विज़ को अटेम्प्ट जरूर करें। एंड गाइस प्लीज़ यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जितना ज़्यादा लोगों के साथ हो सकते हो प्लीज़ इसको क्या करो दोस्तों, शेयर करो। ठीक है, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। प्लीज़ लेकिन यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपके देखो साथ की बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर। प्राइवेट तो होगा नहीं, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर सैयद असद जो है, जो ऑडिट टीम का हेड था, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बेसिकली जो आज BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी थ्रू मैप के, जो हमारा लेक्चर होगा उसमें। और आपको पता है SEO जो है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं मैप के द्वारा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेशन हमारे होने वाले हैं आज। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप दोनों के दोनों सेशन को अटेंड करेंगे, देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अपनी नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।